नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 9 की विज्ञान की बुक पढ़ रहे हैं और आज का हमारा पाठ है 12 आकाशीय पिंड एवं भारतीय पंचांग। खगोलीय पिंड। आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा कि पहेली तथा बूझों ने रात्रि के खुले आकाश में चांद तारों का सुंदर दृश्य देखा था। आप भी अंधेरी रात में यह मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। दृश्य में असंख्य तारे दिखाई देते हैं, कुछ बहुत अधिक चमकीले और कुछ बहुत कम चमकीले। कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, कुछ नहीं टिमटिमाते। कुछ तारे समूह के रूप में पास पास दिखते हैं। कुछ तारों के समूह को देखने पर कुछ विशेष आकृतियां भी बनती प्रतीत होती हैं। तो ऐसा है हमारे ब्रह्मांड का कुछ परिदृश्य। खगोलीय दूरबीन की सहायता से और भी अन्य खगोलीय पिंडों को देख सकते हैं जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखते। सूक्ष्मता से देखने पर यह दृश्य समय के साथ बदलता है क्योंकि सभी खगोलीय पिंड गतिशील हैं। गतिविधि 12.1 सभी विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटें। शिक्षक निम्न प्रश्न श्यामपट्ट पर लिखें। आपने जिन खगोलीय पिंडों को देखा है या उनके बारे में पढ़ा है, सुना है, उनके नामों की सूची बनाएं। समूह से आए नामों को एक एक कर श्यामपट्ट पर संकलित करें। ब्रह्मांड में कई छोटे, विशाल और अति विशाल पिंड हैं। इन पिंडों को खगोलीय पिंड कहते हैं। सूर्य, तारे, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, आकाशगंगा, चंद्रमा सभी खगोलीय पिंड हैं। इन्हें हम आकाशीय पिंडों के रूप में जानते हैं। आपने बड़े बुजुर्गों से ध्रुव तारा, सप्तऋषि तारों आदि के बारे में सुना होगा। ये भी खगोलीय पिंड हैं जो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, इसलिए इन्हें तारे कहते हैं। ऐसा ही एक तारा हमारा सूर्य है। सूर्य से दूर भी कई तारे हैं जो सूर्य से भी अधिक दूरी पर होने के कारण छोटे एवं कम चमकीले दिखते हैं। कई तारे सूर्य से कई गुना बड़े हैं। ब्रह्मांड का विस्तार कल्पना से भी परे है। वेदों में भी अन्य रूप में यह वर्णित है। भारतीय पंचांग ऐसी गणित पर आधारित खगोलीय पुस्तक है जिसमें विभिन्न खगोलीय पिंडों का नामकरण एवं उनकी गतियों का उल्लेख है। हजारों वर्ष पूर्व जब विद्युत एवं घड़ी की खोज नहीं हुई थी, तब समय, तिथि, मास का निर्धारण हमारे ऋषि आकाशीय पिंडों की स्थिति से करते रहे हैं। इस आधार पर भारतीय पंचांग का निर्माण हुआ। गतिविधि 12.2 शिक्षक विद्यार्थियों से निम्न प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करें। आकाश में पूर्ण चंद्रमा कब दिखता है? आकाश चंद्रमा विहीन कब होता है? चंद्र ग्रहण कब तथा कौन से दिन होता है? हमारे घरों में या आसपास भवन निर्माण में कार्यरत कारीगर एवं मजदूर किस दिन अवकाश रखते हैं? इन सब बातों की जानकारी हमें दैनिक जीवन में कहाँ से प्राप्त होती है? शिक्षक छात्र छात्राओं से प्राप्त उत्तरों को सही रूप में व्यक्त करें तथा स्पष्ट करें। इन सभी जानकारी वर्षों पूर्व भारतीय पंचांग में उल्लेखित है। पंचांग में दी गई गणनाओं के आधार पर किसी खगोलीय घटना का पहले से ही पता लगाया जा सकता है। भारतीय पंचांग के 5 प्रमुख अंग हैं, इसलिए इसे पंचांग कहते हैं। ये 5 अंग निम्न हैं। तिथि, इसे अंग्रेजी महीने की दिनांक रूप में समझ सकते हैं। इसका संबंध चंद्रमास की दिनांक से है।
एक चंद्रमास में 2 पक्ष होते हैं, जिन्हें शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष के रूप में जानते हैं। प्रत्येक पक्ष में 15-15 तिथियां होती हैं। इनमें से 2 तिथियां पूर्णिमा एवं अमावस्या हैं। वार, इसका संबंध सप्ताह के दिनों से है जो 7 होते हैं। नक्षत्र, इसका संबंध चंद्रमा के क्रांति पथ के उस आकाशीय भाग से है जहां चंद्रमा उस समय स्थित होता है। इस आधार पर 27 नक्षत्र माने गए हैं। योग, इसका संबंध सूर्य तथा चंद्र गति में किसी समय उत्पन्न अंतर से है। योग भी 27 होते हैं। करण, तिथियों के सूक्ष्म प्रभाव को जानने के लिए प्रत्येक तिथि के 2 भाग माने किए जाते हैं। तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। इनके अतिरिक्त भी भारतीय पंचांग विभिन्न जानकारियों को सटीक रूप से प्रस्तुत करता है। इनमें से कुछ निम्न हैं। विभिन्न शहरों के लिए दैनिक सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय, चंद्रमा का दिखने का समय, सूर्य, चंद्रमा एवं विभिन्न ग्रहों की गतियाँ, नक्षत्र राशियों में ग्रहों का परिभ्रमण। दैनिक तिथियां, इनमें वृद्धि एवं क्षय, राशियां, भारतीय महीनों का विवरण। भारतीय पंचांग समय काल की दैनिक गणनाओं एवं खगोलीय पिंडों की स्थितियों का प्रतिफल का विवरण दर्शाता है। पंचांग के 5 अंगों में से नक्षत्र और तिथियों की विस्तृत जानकारी इस अध्याय में दी जा रही है। वर्तमान में प्रचलित पंचांग भारतीय पंचांग पर आधारित है। इसमें विभिन्न खगोलीय घटनाओं के साथ साथ सभी धर्मों के त्योहार एवं पर्व विशेष का उल्लेख भी मिलता है। साथ ही समुदाय विशेष की भाषा में भी उपलब्ध होते हैं। अब है नक्षत्र। आकाश में तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। इसमें तारे परस्पर यथावत अंतर से दृष्टिगोचर होते हैं। ये सूर्य से बहुत दूर हैं और सूर्य की परिक्रमा नहीं करने के कारण स्थिर जान पड़ते हैं। इन तारों के समूह की पहचान स्थापित करने हेतु नामकरण किया गया। यह नाम उन तारों के समूह को मिलाने से बनने वाली काल्पनिक आकृति के अनुसार दिया गया। चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा के पथ में पड़ने वाले तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। चंद्रमा के क्रांति पथ को 27 भागों में विभाजित कर 27 नक्षत्रों का नामकरण किया गया है। नीचे दी गई सारणी 12.1 में उनका विस्तृत वर्णन है। सारणी 12.1 नक्षत्र का नाम, समूह में तारों की संख्या, आकृति या पहचान। पहले नक्षत्र का नाम है अश्विनी और इसमें जो तारों की संख्या है वो है 3 और इसकी आकृति या पहचान है घोड़ा। भरणी नक्षत्र का नाम है भरणी और इसमें तारों की संख्या है 3 और इसकी आकृति है त्रिकोण। कृतिका में तारों की संख्या 6 और आकृति है अग्निशिखा। रोहिणी में तारों की संख्या है 5 और आकृति है गाड़ी। मृगशिरा में तारों की संख्या है 3 और इसकी आकृति है हरिण मस्तक। आद्रा में तारों की संख्या है 1
और इसकी आकृति है उज्ज्वल। पुनर्वसु, इसमें तारों की संख्या 5 या 6 है और इसकी आकृति बनती है धनुष की। पुष्य पुष्य नक्षत्र में 1 या 3 तारे होते हैं और इसमें आकृति माणिक्य वर्ण की होती है। आश्लेषा आश्लेषा में तारों की संख्या होती है 5 और आकृति होती है कुत्ते की पूंछ। मघा मघा में तारे होते हैं 5 और आकृति होती है हल। पूर्वा फाल्गुनी, इसमें तारे 2 और आकृति है खटवाकर। उत्तरा फाल्गुनी, इसमें तारों की संख्या है 2 और इसकी आकृति है शय्याकार। हस्त हस्त में तारों की संख्या है 5 और इसकी आकृति है हाथ का पंजा। चित्रा चित्रा में तारों की संख्या 1 और आकृति है मुक्तावल उज्ज्वल। स्वाति नक्षत्र में तारों की संख्या 1 और आकृति कुंकु। विशाखा विशाखा नक्षत्र में तारों की संख्या है 5 व 6 और आकृति है तोरण। अनुराधा अनुराधा में तारों की संख्या है 7 और आकृति है शुभ। ज्येष्ठा ज्येष्ठा में तारों की संख्या 3 है और आकृति सर्प। मूल में तारों की संख्या 9 या 11 होती है और इसकी आकृति शंख के जैसी होती है। पूर्वाषाढ़, इसमें तारों की संख्या 4 है और आकृति है हाथी दंत। उत्तराषाढ़ उत्तराषाढ़ में तारों की संख्या 4 और आकृति है सूप। श्रवण श्रवण में तारों की संख्या 3 और आकृति बाण या त्रिशूल। धनिष्ठा धनिष्ठा नक्षत्र में तारों की संख्या 5 है और आकृति है बाजा। शतभिषा शतभिषा नक्षत्र में तारों की संख्या 100 होती है और ये आकृति होती है मंडलाकार। पूर्व भाद्रपदा, इसमें तारों की संख्या 2 है और इसकी आकृति घंटाकार है। उत्तर भाद्रपदा, इसमें तारों की संख्या 2 है और इसकी आकृति 2 मस्तक जैसी होती है। रेवती नक्षत्र में तारों की संख्या 32 है और इसकी आकृति मछली के जैसी होती है। 28वें नक्षत्र का नाम अभिजीत है, जिसे पूर्वाषाढ़ा के भीतर ही मान लिया गया है। सौर मंडल एवं इसके ग्रह। आपने पूर्व कक्षाओं में हमारे सौर मंडल के बारे में पढ़ा। यहाँ पुनः सौर मंडल के बारे में विस्तृत जानकारी सारांश रूप में जानेंगे। सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। सौर परिवार में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और कई ज्ञात अज्ञात पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के परिक्रमा करने वाले पिंड ग्रह तथा ग्रहों के परिक्रमा करने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। ये सभी ग्रह एवं उपग्रह हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं। हमारी पृथ्वी खगोलीय पिंडों में ग्रह की श्रेणी में आती है। ग्रहों का अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, ये केवल सूर्य या अन्य तारों के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है, जिसमें सौर मंडल का 99% से भी ज़्यादा द्रव्यमान निहित है और पृथ्वी से लगभग 10 लाख गुना बड़ा है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है।
सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है। पृथ्वी पर वर्षा होना, दिन रात होना एवं ऋतु परिवर्तन का कारण सूर्य है। पेड़ पौधे एवं समस्त जीवों के जीवन चक्र इस सौर ऊर्जा का प्रभाव है। आधुनिक युग में 8 खगोलीय पिंडों को ग्रहों की परिभाषा में रखा गया है, परंतु भारतीय पंचांग अनुसार ग्रहों की संख्या 9 है। प्रस्तुत अध्याय में दोनों प्रकार से ग्रह एवं उनकी गतियों के बारे में जानेंगे। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ग्रह एवं उनकी गतियाँ। सारणी 12.2 ग्रहों के नाम। फिर है उनका द्रव्यमान जो कि इंटू 10 की घात 24 kg में बताया गया है। व्यास किलोमीटर में। सूर्य से दूरी 10 की घात 6 किलोमीटर। कक्षीय गति काल डेज घूर्णन गति काल आवर्स में बताए गए हैं। ग्रहों के नाम में सबसे पहला ग्रह है बुध, जिसका द्रव्यमान है 0.33, व्यास है 4879। सूर्य से दूरी है, बुध ग्रह की सूर्य से दूरी है 57.9। कक्षीय गतिकाल ये है 88 दिन और इसका जो घूर्णन गतिकाल है वो है 1407.6। ग्रह का नाम है शुक्र और इसका द्रव्यमान है 4.87, व्यास है 12104। सूर्य से दूरी है 108.2। कक्षीय गतिकाल है 224.7 और घूर्णन गतिकाल है -5832.5। पृथ्वी इसका द्रव्यमान है 5.97, व्यास है 12756। सूर्य से दूरी है 109.6। कक्षीय गतिकाल है 365.2 दिन। घूर्णन गतिकाल है लगभग 24 घंटे। मंगल का द्रव्यमान है 0.642 और व्यास है 6792 किलोमीटर। सूर्य से दूरी है 227.9, 10 की घात 6 किलोमीटर। कक्षीय गतिकाल है 687 दिन और घूर्णन गतिकाल है 24.6। बृहस्पति ग्रह और इसका द्रव्यमान है 1898 और इसका व्यास है 1,42,984 और इसकी सूर्य से दूरी है 778.6 और इसकी कक्षीय गतिकाल है 4331 और घूर्णन गतिकाल है 9.9 घंटे। शनि का द्रव्यमान है 568 और इसका व्यास है 1,20,536 और इसकी सूर्य से दूरी है 1433.3 और इसका कक्षीय गति काल है 10,747 और इसकी घूर्णन गति काल है 10.7 घंटे। अरुण इसका द्रव्यमान है 86.8 और इसका व्यास है 51,118 और इसका सूर्य से दूरी है 2872.5 और इसका कक्षीय गतिकाल है 30,589 दिन और इसकी जो घूर्णन गतिकाल है वो -17.2 घंटे है।
वरुण का व्यास है, वरुण का द्रव्यमान है 102 और व्यास है 49,528 और इसकी सूर्य से दूरी है 4,495.1 और इसका कक्षीय गतिकाल है 59,800 दिन और इसकी घूर्णन गतिकाल है 16.1 घंटे। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ के प्राग सम्मेलन 24 अगस्त 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है ग्रह। इसमें उपरोक्त 8 ग्रहों को मान्यता दी गई है। इनमें से प्रथम 4 बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को स्थलीय ग्रह कहा गया है क्योंकि यहाँ धरातल है। शेष 4 बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण विशाल गैस से बने भारी ग्रह हैं। बौने ग्रह में आते हैं यम, प्लूटो, एरीज, सीरीज आदि। लघु सौर मंडलीय पिंड। इसमें 166 ज्ञात उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड जिसमें क्षुद्र ग्रह, पट्टी, धूमकेतु, उल्काएं, ग्रहों के बीच की धूल शामिल है। अंतरिक्ष में परिभ्रमण करते धूल और गैसीय पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं तथा पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण चमकने लगते हैं। इनमें से जो पृथ्वी तक पहुंचने से पूर्व जलकर राख हो जाते हैं उन्हें उल्का कहते हैं और जो पूर्णतया जल नहीं पाते चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आकर गिरते हैं उल्काश्म कहे जाते हैं। नीचे ग्रहों के बारे में कुछ विशेष जानकारी भी दी जा रही है। बुध में वायुमंडल नहीं है, यह सूर्य का निकटतम ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। शुक्र के चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। इसकी सतह चट्टानों व ज्वालामुखियों से भरी पड़ी है। यह सबसे चमकीला ग्रह है जिसके कारण इसे भोर का तारा व सांझ का तारा कहते हैं। आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी के लगभग समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, इसलिए हमें सूर्योदय पूर्व में तथा सूर्यास्त पश्चिम में दिखता है। शुक्र एवं अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। इसका सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। हाल ही की खोजों में यहाँ जीवन की संभावना बनी है। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस व डीमोस हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसका प्रसिद्ध लाल धब्बा वास्तव में अशांत बादलों के घेरे में स्थित विशाल चक्रवात है। इसके 16 उपग्रहों में गैनीमीड, आयो, यूरोपा, कैलिस्वो आदि प्रमुख हैं। शनि ग्रह के चारों ओर की प्रसिद्ध वलय वास्तव में हजारों की संख्या में सर्पीली तरंगों की पेटियां हैं। इसके चारों ओर गैस व हिमकण के छोटे छोटे चट्टानों के मलबे का घेरा है। इसके मुख्य उपग्रह हैं फोबे, टेथिस तथा मीमास आदि हैं। सारणी 12.2 से स्पष्ट है कि जो ग्रह सूर्य से जितना दूर है उसका परिभ्रमण काल अथवा कक्षीय गतिकाल उतना ही अधिक है।
आपको पता है भारत के वैज्ञानिकों ने 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में अपने अंतरिक्ष यान को प्रवेश कराने में सफलता प्राप्त कर ली है। यह मंगलयान प्रथम पूर्णतः भारत में निर्मित हुआ है। इसे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया, जो 11 मास बाद मंगल की कक्षा तक पहुंचा। भारत द्वारा पहले ही प्रयास में यह कम खर्च एवं सफलता प्राप्त करने का पूरे विश्व के अंतरिक्ष अभियानों में प्रथम उदाहरण है। भारतीय पंचांग के अनुसार जिन खगोलीय पिंडों के प्रभाव में हमारी पृथ्वी है, उन्हें ग्रह माना गया है। इन ग्रहों की प्रकृति एवं गतियां लगभग वही हैं जो आधुनिक विज्ञान ने गणना करके प्राप्त की हैं। भारतीय पंचांग अनुसार ग्रह एवं उनकी गतियां, ग्रहों के नाम, ग्रहों की राशि भोग अर्थात एक राशि पर गति अथवा समय। ग्रह है सूर्य और इसमें एक राशि पर ये 1 मास रहता है। चंद्र एक राशि पर 2.25 दिन। मंगल एक राशि पर 1.5 मास। बुध एक राशि पर 0.75 मास। गुरु एक राशि पर 13 महीने यानी 13 मास रहता है। शुक्र एक राशि पर 0.75 मास और शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष। राहु एक राशि पर 1.5 वर्ष यानी 1.5 वर्ष रहता है। केतु एक राशि पर 1.5 वर्ष रहता है। राहु और केतु छाया ग्रह की श्रेणी में हैं। इन्हें चंद्रमा के क्रांति वृत्त के दोनों ओर बिंदु रूप में माना गया है, अर्थात चंद्रमा की वह स्थितियां हैं जब ग्रहण की घटना घटित होती है। भारतीय पंचांग में ग्रहों की अन्य गतियों का उल्लेख भी है, जिनका अध्ययन उच्च कक्षाओं में करेंगे। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक 1 सेकंड में पहुंचता है, जबकि प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। राशियाँ। जिस प्रकार नक्षत्रों का नामकरण चंद्रमा के पथ के आधार पर किया गया है, उसी प्रकार राशि का संबंध पृथ्वी भ्रमण से है। पृथ्वी के क्रांति पथ को 12 विभागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को एक राशि माना गया है। भारतीय पंचांग अनुसार इन राशियों के नाम व आकृति आकाश में विद्यमान नक्षत्रों की आकृति विशेष के आधार पर रखे गए हैं। राशि चक्र के विभाग नक्षत्र चक्र के विभागों से बड़े होते हैं, अतः किसी राशि में 2 या 3 नक्षत्र तक हो सकते हैं। एक नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा गया है, अतः एक राशि में 9 चरण आते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि चूँकि पृथ्वी लगभग 1 वर्ष में सूर्य के चक्कर लगाती है, अतः सूर्य प्रत्येक राशि पर एक माह रहेगा। इन राशियों की स्थितियों को 12 सौर मास के रूप में जानते हैं। इसके लिए सारणी 12.3 का अवलोकन करें। सारणी 12.3 राशि और
दूसरी तरफ है उनकी आकृति। तो मेष राशि की आकृति है भेड़, वृष राशि की आकृति बैल, मिथुन स्त्री पुरुष का जोड़ा, कर्क केकड़ा की आकृति, सिंह यानी शेर की आकृति, कन्या लड़की की आकृति, तुला तराजू, वृश्चिक बिच्छू, धनु धनुष, मकर मगरमच्छ, कुंभ घड़ा और मीन है मछली की आकृति में। पृथ्वी जब एक राशि से दूसरी राशि पर जाती है तो इसे संक्रांति कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे सूर्य की संक्रांति भी कहते हैं। जब सूर्य मकर राशि पर संक्रमण करता है तब उसे मकर संक्रांति कहते हैं। यह अधिकतर 14 जनवरी को आती है। उत्तरायण दक्षिणायन। आपने महाभारत में पढ़ा कि भीष्म पितामह मृत्यु के समय बाणों की सैया पर लेटे रहे। कारण सिर्फ इतना था कि सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा। इस अध्याय में हम समझेंगे कि उत्तरायण से क्या अभिप्राय है। आप जानते हैं हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती है। इसे पृथ्वी का क्रांति व्रत कहते हैं। पृथ्वी के क्रांति व्रत को 2 भागों में बांटे तो सूर्य की स्थिति 6 मास पर्यंत तक प्रतिदिन पूर्व उत्तर पश्चिम रहती है। इसे उत्तरायण कहते हैं। अगले 6 मास सूर्य की स्थिति प्रतिदिन पूर्व दक्षिण पश्चिम की होती है। इसे दक्षिणायन कहते हैं। 21 जून तथा 22 दिसंबर को सूर्य क्रमशः कर्क उत्तरी अयनांत व मकर रेखा दक्षिणी अयनांत पर पहुंचता है। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर मध्याह्न में ऊर्ध्वाधर होता है और पृथ्वी का आधा प्रदीप्त भाग दोनों ध्रुवों को समान रूप से शामिल करता है, तब दिन एवं रात्रि की अवधि बराबर 12-12 घंटे होती है। ऐसा वर्ष में 2 बार होता है। इनमें से 21 मार्च को बसंत विषुव तथा 22 सितंबर को शरद विषुव कहते हैं। गतिविधि 12.3 विद्यार्थियों से प्रश्न करें कि मकर संक्रांति पर्व पर क्या कार्य किए जाते हैं। छात्र छात्राओं द्वारा बताए कार्यों के पीछे वैज्ञानिक एवं नैतिक आधारों को शिक्षक चर्चा कर स्पष्ट करें। हमारे सौर परिवार की अभिकल्पना में सूर्य को स्थिर माना गया है। अतः यहाँ सूर्य गति से तात्पर्य है कि पृथ्वी की गति के कारण सूर्य की स्थिति में परिवर्तन। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे चलती रेलगाड़ी की खिड़की से देखने पर पेड़ रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में भागते नजर आते हैं। बुध एवं शुक्र पारगमन। हमारे आकाश में पूर्वानुमानित कई दुर्लभ खगोलीय घटनाएं घटित होती हैं। इनमें से कुछ घटनाओं की वर्षों बाद पुनरावृत्ति भी होती है। ये घटनाएं पृथ्वी के अलग अलग स्थानों में अलग अलग रूप में दिखाई पड़ती हैं। ऐसी ही 2 घटनाएं जिन्हें बुध पारगमन एवं शुक्र पारगमन से जानते हैं का विवरण नीचे दिया जा रहा है। शुक्र पारगमन। शुक्र पारगमन तब होता है जब शुक्र ग्रह सीधे सूर्य और पृथ्वी या अन्य कोई ग्रह के बीच आ जाता है। पारगमन के दौरान शुक्र सूर्य के चेहरे पर एक काले तिल जैसा दृष्टिगोचर होता है तथा आर पार खिसकता हुआ दिखाई देता है। इस तरह पारगमन के दौर आमतौर पर घंटों में मापे गए हैं।
21वीं सदी का अंतिम शुक्र पारगमन 5 व 6 जून 2012 को हुआ तथा यह पारगमन 6 घंटे चला था। आगामी पारगमन 10-11 दिसंबर 2117 में होगा, जो भारत सहित विश्व के कई देशों में देखा जाएगा। बुध पारगमन। बुध जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आता है तो पृथ्वी से ऐसे दिखता है मानो सूर्य के चेहरे पर एक काला तिल हो। इस खगोलीय घटना को बुध पारगमन कहते हैं। बुध पारगमन की घटना शुक्र पारगमन से कम समय तक होती है, क्योंकि बुध सूर्य के अधिक नज़दीक है, इसलिए तेजी से परिभ्रमण करता है और यह घटना मई या नवंबर में घटित होती है। अंतिम 3 बार यह घटना क्रमशः 1999, 2003 एवं 8 नवंबर 2006 में घटित हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी 2016 में पुनः यह घटना घटित होगी। तीन जून 2014 को क्यूरोसिट रोवर अंतरिक्ष यान मंगल पर था। उसने बुध पारगमन को देखा। यह पहला अवसर था जब ग्रहों के पारगमन को पृथ्वी से हटकर देखा गया। वैज्ञानिक इन खगोलीय घटनाओं का अति सूक्ष्मता से प्रेक्षण करते हैं और कई खगोलीय गणनाओं में इसका उपयोग करते हैं, जैसे पृथ्वी शुक्र के मध्य दूरी के मान को परिशुद्ध करना। इन घटनाओं का प्रेक्षण वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान के नए अवसर खोलता है। तिथियां। अमावस्या के अंत पर सूर्य चंद्र दोनों एक समान राशि अंश पर रहते हैं। शीघ्र गतिमान चंद्रमा जब सूर्य से क्रमिक 12 अंशों का अंतर सिद्ध करता है, उस कालांश अंतरांश को प्रतिपदा कहते हैं। इसी प्रकार 12 से 24 अंतरांश पर द्वितीया तिथि का स्वरूप बनेगा। पूर्ण स्पष्टता के लिए सारणी 12.4 का अवलोकन करें। सारणी 12.4 सूर्य चंद्र गति में उत्पन्न अंतरांश और तिथि का नाम। 0 से 12 तिथि का नाम है प्रतिपदा या एकम। 12 से 24 द्वितीया, 24 से 36 तृतीया, 36 से 48 चतुर्थी, 48 से 60 पंचमी, 60 से 72 षष्ठी, 72 से 84 सप्तमी, 84 से 96 अष्टमी, 96 से 108 नवमी, 108 से 120 दसवीं, 120 से 132 एकादशी, 132 से 144 द्वादशी, 144 से 56 त्रयोदशी, 156 से 168 चतुर्दशी और 168 से 180 पूर्णिमा। यह चंद्रमास का एक हिस्सा है जिसे शुक्ल पक्ष से जानते हैं। इसी प्रकार 180 डिग्री अंश के अंत से 168 अंश तक 12 अंश न्यूनांतर बनने पर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का स्वरूप बनेगा। यह क्रम चलते रहने पर 12 से 0 अंतरांश होने पर अमावस्या तिथि हो जाएगी। इस प्रकार शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की 15-15 तिथियां होती हैं। इन तिथियों में किसी तिथि के कुल भोग समय में कमी या वृद्धि भी होती रहती है। भारतीय महीनों के नामों का आकाशीय संबंध।
आपने पूर्व अनुच्छेद में 12 सौर मासों के बारे में जाना जो सूर्य गति से संबंध है। इसी प्रकार चंद्रमा की गति से चंद्रमास का संबंध है। चंद्रमास भी 12 होते हैं। चंद्रमासों का नामकरण चंद्रमा के क्रांति पथ में पड़ने वाले नक्षत्रों एवं राशियों के आधार पर हुआ है। अमावस्या के पश्चात चंद्रमा जब मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में प्रकट होकर प्रतिदिन एक एक कला बढ़ता हुआ पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र में पूर्णता को प्राप्त करता है, तब वह मास चित्रा नक्षत्र के कारण चैत्र कहा जाता है। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र पर रहता है उस महीने का नाम उस नक्षत्र के अनुसार होगा। जैसे कार्तिक की पूर्णिमा को चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र पर रहेगा, नीचे सारणी में और स्पष्ट किया गया है। सारणी 12.5 नक्षत्र, राशि और माह का नाम। तो नक्षत्र है चित्रा, राशि मेष और माह का नाम है चैत्र। विशाखा में राशि वृष और माह का नाम है वैशाख। ज्येष्ठा नक्षत्र में मिथुन राशि और ज्येष्ठ महीना। पूर्वाषाढ़ या उत्तराषाढ़ा में राशि है कर्क और महीने का नाम है आषाढ़। श्रवण में राशि है सिंह और महीने का नाम है श्रावण। पूर्वा भाद्रपद अथवा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राशि है कन्या और महीने का नाम भाद्रपद है। अश्विनी नक्षत्र में तुला राशि और महीना अश्विन। कृत्तिका नक्षत्र में राशि वृश्चिक है और महीना है कार्तिक। मृगशिरा नक्षत्र में राशि धनु और महीना मार्गशीर्ष। पुनर्वसु या पुष्य नक्षत्र में मकर राशि और महीना है पौष। मघा नक्षत्र में राशि है कुंभ और महीने का नाम है माघ। पूर्वा या उत्तरा फाल्गुन में राशि है मीन और महीने का नाम है फागुन। चंद्र वर्ष और सौर वर्ष की अवधि में अंतर होता है क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी की गतियों में भी अंतर है। सौर एवं चंद्रमास में सामंजस्य रखने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष में एक चंद्रमास की वृद्धि मानी जाती है, जिसे अधिक मास से जाना जाता है। 150 से 200 वर्षों में एक मास का क्षय भी किया जाता है। भारतीय वैज्ञानिकों की जानकारी। आपने इस अध्याय में ब्रह्मांड के बारे में इतना कुछ जाना। क्या आपने सोचा कि सारे विश्व को यह सटीक जानकारियाँ, गणनाएँ किसने दी? इसके पीछे बहुत सारे खगोलविद, गणितज्ञ एवं वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत है। यह निरंतर चलने वाला कार्य है। एक वैज्ञानिक जो कार्य करके जाता है उसके परिणामों को आधार बनाकर अन्य वैज्ञानिक उस पर कार्य करते हैं और इन परिणामों के आगे की खोज प्रस्तुत करते हैं। इन वैज्ञानिकों के महान कार्यों ने ही आज हमें बहुत सारे यंत्र, उपकरण, मशीनें और अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं। इस वैज्ञानिक प्रगति में भारतीय वैज्ञानिकों का बहुत योगदान रहा है। इनके कार्यों ने संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान से प्रकाशित एवं अचंभित किया है। ऐसे ही कुछ भारतीय वैज्ञानिकों की जीवनी तथा विश्व को इनकी देन के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिसे जानकर आप भारतीय होने में गर्व महसूस करेंगे। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट
प्राचीन भारत के प्रथम महान खगोलविद एवं गणितज्ञ हुए हैं। इनका जन्म संवत 476 में हुआ। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और मेधावी होने से इस विश्वविद्यालय के शिक्षक भी रहे। इन्होंने अल्पकाल में आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की। यह गणित एवं ज्योतिषी का एक विशुद्ध वैज्ञानिक ग्रंथ है। आर्यभट्ट के कार्य का प्रत्यक्ष विवरण सिर्फ आर्यभट्टीय ग्रंथ से ही ज्ञात है। समूचे ग्रंथ में 108 छंद हैं और परिचय के रूप में 13 अतिरिक्त हैं। इसे 4 अध्याय में विभाजित किया गया है। गीतिक पाद 13 छंद में समय की बड़ी इकाइयाँ कल्प, मनवंतर, युग आदि का वर्णन है। गणित पाद 33 छंद में क्षेत्रमिति और सरल द्विघात, युगपद और अनिश्चित समीकरणों का समावेश है। काल क्रियापद 25 छंद में समय की विभिन्न इकाइयाँ और किसी दिन के लिए ग्रहों की स्थिति का निर्धारण करने की विधि है। अधिक मास की गणना 6 तिथियाँ सप्ताह के दिनों के नामों के साथ एक 7 दिन का सप्ताह प्रस्तुत करते हैं। गोल पाद 50 छंद में आकाशीय क्षेत्र के ज्यामितिक त्रिकोणमितीय पहलू, क्रांतिवृत्त, पृथ्वी के आकार, दिन और रात के कारण आदि सम्मिलित हैं। पश्चिम वैज्ञानिक कोपरनिकस 1473-1543 ईस्वी को जिन खोजों के लिए जाना जाता है, उन खोजों की शुरुआत आर्यभट्ट 1000 वर्ष पहले कर चुके थे। इनके द्वारा प्रतिपादित महत्वपूर्ण खोजें निम्न प्रकार से हैं। पाई के मान को शुद्ध रूप में निरूपित किया। पृथ्वी स्वयं भी अपनी धुरी पर घूमती है। वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सौर मंडल के भूकेंद्रीय मॉडल की परिकल्पना कर सूर्य चंद्र ग्रहणों की सही व्याख्या कर विभिन्न गणनाएं दी। पृथ्वी का आवर्तकाल एवं वर्ष की अवधि 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट 30 सेकंड दी, जिसमें आधुनिक विज्ञान के मान से 3 मिनट 20 सेकंड की त्रुटि रही। पृथ्वी की परिधि की गणना की जो वास्तविक मान से केवल 0.2% कम थी। आर्यभट्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साइन ज्या तालिकाओं को 0 से 90 डिग्री तक निर्मित किया। आर्यभट्ट की खगोलीय गणना की विधियां बहुत प्रभावशाली थी, जो यूरोप में सदियों तक सर्वाधिक सूक्ष्म पंचांग के रूप में उपयोगी रही। आर्यभट्ट और उनके अनुयायियों द्वारा की गई तिथि गणना पंचांग व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए भारत में निरंतर उपयोग में रही है। आर्यभट्ट ने आजकल के उन्नत साधनों के बिना जो खोजें की थी, उनकी महत्ता है। इनके कार्यों को सम्मान देने के लिए प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। ये एक क्रांतिकारी विचारक थे। परंपराओं के विरोध में सही विचार प्रस्तुत करके इन्होंने बड़े साहस का परिचय देते हुए भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वस्थ परंपरा की स्थापना की। वराहमिहिर ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। इनका जन्म सन 499 में उज्जैन के निकट एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। वराहमिहिर ने अपने पिता आदित्य दास से परंपरागत गणित एवं ज्योतिष सीखकर इन क्षेत्रों में व्यापक शोध कार्य किया। इन्होंने समय मापक, घट यंत्र, इंद्रप्रस्थ में लौह स्तंभ का निर्माण कराया तथा ईरान के शहंशाह के आमंत्रण पर जुंदी शाहपुर नामक स्थान पर वेधशाला की स्थापना उनके कार्यों की एक झलक देते हैं। वराहमिहिर का पथक
उज्जैन में उनके द्वारा विकसित गणितीय विज्ञान का गुरुकुल 700 वर्षों तक अद्वितीय रहा। कुसुमपुर पटना जाने पर वराहमिहिर महान गणितज्ञ आर्यभट्ट से मिले। इससे युवा वराहमिहिर को इतनी प्रेरणा मिली कि उसने खगोल विज्ञान को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। जब इनके ज्ञान की प्रसिद्धि चंद्रगुप्त द्वितीय तक पहुंची तो उन्होंने वराहमिहिर को अपने 9 रत्नों में शामिल कर लिया। इन्होंने त्रिकोणमिति, प्रकाशिकी एवं ज्योतिषी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सूत्र एवं सिद्धांत दिए। साथ ही आर्यभट्ट प्रथम द्वारा प्रतिपादित जिया सारणी को भी और अधिक परिशुद्ध बनाया। सन 587 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके द्वारा लिखित बृहज्जातक, बृहद संहिता व पंच सिद्धांतिका पुस्तकें गणित एवं ज्योतिषी के क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध हुई हैं। पंच सिद्धांतिका में इन्होंने पगैलीय, रोमक, वशिष्ठ, सौर एवं पितामह नाम से 5 सिद्धांतों का वर्णन किया। वराहमिहिर विज्ञान इतिहास के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि ऐसी कोई शक्ति है जो वस्तुओं को पृथ्वी से चिपकाए रखती है। आज इस शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। वराहमिहिर का मुख्य उद्देश्य गणित एवं विज्ञान को जनहित से जोड़ना था। वस्तुतः ऋग्वेद काल से ही भारत की यह परंपरा रही है। वराहमिहिर ने पूर्णतः इसका परिपालन किया। भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय। भास्कर द्वितीय, जिन्हें भास्कराचार्य भी कहते हैं, इनका जन्म सन 1114 ईस्वी में बीजापुर, कर्नाटक में हुआ। ये 12वीं सदी में भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ हुए हैं, जिन्होंने दशमलव प्रणाली की खोज की, जिसे हम आज उपयोग में ले रहे हैं। भास्कराचार्य ने आर्यभट्ट की कृतियों को जनमानस के समझने हेतु सरल व्याख्या की। साथ ही इन कृतियों पर आधारित अपनी स्वतंत्र रचनाएं भी की। उन्होंने 36 वर्ष की आयु में पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि की संस्कृत भाषा में रचना की, जिसके 4 भाग हैं: लीलावती, बीज गणिताध्याय, ग्रहण गणिताध्याय और गोलाध्याय, जिसमें क्रमशः अंकगणित, बीजगणित, ग्रहों की गणित एवं गोले के संबंध में विस्तृत विवरण है। ये उज्जैन में खगोलीय प्रेक्षणों के प्रमुख रहे। आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है, परंतु यह कई सदियों पहले भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ में लिखा कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है। इनकी एक अन्य रचना करण कौतूहल है, जिसमें खगोल विज्ञान की गणना है, जिसे पंचांग आदि बनाने के समय अवश्य देखा जाता है। एक अन्य ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में भास्कराचार्य ने यह स्पष्ट किया कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर एक निर्धारित मार्ग पर अनवरत परिक्रमा करती रहती है। प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त 598 से 665, जिसको भास्कर द्वितीय गुरु मानते थे, के अधूरे कार्यों को भी पूरा किया। भास्कराचार्य पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने बताया कि शून्य से किसी संख्या को विभक्त करने पर अनंत प्राप्त होता है। भास्कराचार्य जिस काल में पैदा हुए और ज्ञान विज्ञान में सक्रिय रहे, तो दूसरी ओर हमारे समाज के भीतर भारी अंधविश्वास व्याप्त थे। ऐसे ही समय में कट्टर और परंपरावादी अंधविश्वासों ने यह अफवाह फैलाई कि पृथ्वी बिना आधार की है और वह धंसती जा रही है।
इन परंपरावादियों ने यह कार्य पौराणिक ग्रंथों की गलत व्याख्या करते हुए समाज में अपने वर्चस्व के लिए दहशत फैलाने के उद्देश्य से किया था। ऐसे समय में इस महान खगोल विज्ञानी ने अपने वैज्ञानिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रमाण प्रस्तुत करके यह बताया कि निश्चय ही पृथ्वी बिना आधार के है, लेकिन उसके चारों ओर जो ग्रह नक्षत्र आदि हैं वे अपने गुरुत्वाकर्षण से एक दूसरे को अपनी ओर खींचकर आपसी संतुलन बनाए हुए हैं। हमारी पृथ्वी ऐसी ही रहेगी और कभी भी नहीं धंसेगी। उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने ये घोषणाएं पश्चिमी खगोल वैज्ञानिकों से सदियों पूर्व ही कर दी, जो भारत के वैज्ञानिक क्षेत्र में अग्रणी होने का ठोस प्रमाण है। भास्कराचार्य के महत्वपूर्ण खगोलकीय विचारों की दुनिया की कई भाषाओं में प्रस्तुत हुई है। इस प्रकार महत्वपूर्ण भारतीय खगोलकीय एवं गणितीय सूचनाएं विश्व स्तर पर मान्य हुई। सम्राट अकबर के एक दरबारी विद्वान फैजी ने भास्कराचार्य की रचना लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। इसी प्रकार सन 1710 में कोलब्रुक नामक एक अंग्रेज विद्वान ने इसी ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया। भारत सरकार ने इनको सम्मान देने के लिए अपने द्वितीय कृत्रिम उपग्रह का नाम भास्कर रखा। इनके नाम के साथ द्वितीय इसलिए जोड़ा गया क्योंकि भास्कर प्रथम लगभग 6वीं सदी में जन्म भी एक प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए। अन्य भारतीय गणितज्ञों में ब्रह्मगुप्त 628 ईस्वी, जैन गणितज्ञ महावीराचार्य 850 ईस्वी, श्रीधराचार्य 991 ईस्वी, रामानुजन 1887, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1938 में हुए, जिन्होंने गणित एवं खगोल क्षेत्र में बहुत कार्य किया। राजवंश में भी सवाई जयसिंह द्वितीय 1686 से 1743 ईस्वी ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी तथा उज्जैन में वेधशालाओं, जंतर मंतर का निर्माण करवाकर खगोल शास्त्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। महत्वपूर्ण बिंदु: तारे, सूर्य, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, आकाशगंगा, चंद्रमा आदि सभी आकाशीय पिंड ब्रह्मांड के खगोलीय पिंड हैं। भारतीय पंचांग खगोलीय पिंडों की स्थिति एवं गति की जानकारी देने वाली पुस्तक है, जो विभिन्न गणनाओं पर आधारित है। भारतीय पंचांग के 5 प्रमुख अंग हैं, जिन्हें तिथि, वार, नक्षत्र, योग तथा करण नाम से जानते हैं। चंद्रमा के क्रांति पथ में पड़ने वाले तारों के विशेष आकृति के समूह को नक्षत्र से जानते हैं। नक्षत्रों की संख्या 27 है। यह पृथ्वी चंद्रमा की गतियों के दौरान मार्ग में पहचाने गए हैं। सूर्य के विभिन्न मार्गों से परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर हमारा सौर परिवार बना है, जिसमें विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उपग्रह आदि सम्मिलित हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ से मान्यता प्राप्त ग्रहों की संख्या 8 है, जो सूर्य से दूरी के आधार पर क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण है। बृहस्पति अथवा गुरु सबसे बड़ा ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। भारतीय पंचांग के अनुसार पृथ्वी जिन खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में है, उन्हें ग्रह माना गया है। ग्रहों की संख्या 9 है, जिन्हें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति या गुरु, शुक्र, शनि तथा 2 छायाग्रह राहु, केतु से जाना गया। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, साथ ही अपने अक्ष पर घूर्णन भी करते हैं।
एक परिक्रमण अथवा एक घूर्णन करने का समय प्रत्येक ग्रह के लिए भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 12 मास में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी के इस क्रांति पथ को 12 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग में पड़ने वाले विशेष नक्षत्र के समूह को राशि कहा जाता है। इन्हें सौर मास के नाम से भी जानते हैं तथा इन्हें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ व मीन से जाना जाता है। पृथ्वी के क्रांति पथ को 2 भागों में बांटे तो एक भाग के लिए यह 6 मास तक सूर्य की स्थिति पूर्व उत्तर पश्चिम रहती है, जिसे उत्तरायण कहते हैं, तथा अगले 6 मास तक प्रतिदिन सूर्य की स्थिति पूर्व दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, जिसे दक्षिणायन से जानते हैं। जब बुध सूर्य की परिक्रमा के दौरान सूर्य एवं पृथ्वी या अन्य कोई ग्रह के बीच से सीधा गुजरता है तो पृथ्वी से ऐसे दिखता है जैसे सूर्य के चेहरे पर काला तिल जो धीरे धीरे आगे खिसकता रहता है। इस खगोलीय घटना को बुध परागमन कहते हैं। इसी प्रकार शुक्र परागमन की घटना भी घटित होती है। ये घटनाएं समय समय पर वैज्ञानिकों द्वारा देखी और आगे भी देखी जा सकेंगी। अमावस्या के अंत पर सूर्य चंद्र दोनों एक समान राशि अंश पर रहते हैं। शीघ्र गतिमान चंद्रमा जब सूर्य से क्रमिक 12 अंशों का अंतर सिद्ध करता है, उस कालांश अंतरांश को प्रतिपदा तिथि कहते हैं, जो आगे इसी प्रकार 12-12 अंशों के अंतर से तिथियां मानी जाती हैं। एक मास में 2 पक्ष जिन्हें शुक्ल पक्ष बढ़ता हुआ चंद्रमा तथा कृष्ण पक्ष घटता हुआ चंद्रमा कहते हैं। प्रत्येक पक्ष में 15-15 तिथियां होती हैं। शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा तथा कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या होती है। पूर्णिमा को चंद्रमा प्राय जिस नक्षत्र पर रहता है उस चंद्रमास का नाम उस नक्षत्र के आधार पर रखा गया है। इस आधार पर 12 भारतीय महीनों के नाम रखे गए हैं, जिन्हें क्रमशः चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन कहते हैं। विभिन्न खगोलीय पिंडों की प्रकृति, गति एवं आपसी संबंध की जानकारी होने पर विभिन्न खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी एवं विश्लेषण संभव है। प्राचीन भारत में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य आदि ऐसे महान भारतीय खगोलविद एवं गणितज्ञ हुए हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में कई सूत्र, सिद्धांत एवं नई जानकारियां देकर संपूर्ण विश्व को आलोकित किया है। और इसी के साथ ही हमारा ये पाठ पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।